नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 4 फरवरी। 4 फरवरी के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। पहले हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अभी पीवीटीजी का मिशन है। अब पीवीटीजी क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, इजराइल और फलस्तीन का आपस में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वापस से, उसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, नोरो वायरस, एक और वायरस जो न्यूज में है काफी ज्यादा, और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल से। प्रधानमंत्री का पीवीटीजीस मिशन स्टार्ट हुआ है। तो पीवीटीजीस पहले तो ये मैं बताऊं होते कौन है। इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, या फिर इसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए, आप लोग जानते हैं कि एक कैटेगरी एससी होती है, एक कैटेगरी एसटी है। एसटी पीपल में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट के जो अलावा स्केड्यूल्ड ट्राइबल पीपल है, इसमें भी देयर इज अ कैटेगरी ऑल्सो। इसमें भी ऐसी कैटेगरी जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, असुरक्षित है जनजातियां, ऐसी जनजातियां जो और ज्यादा असुरक्षित है। ठीक है, इनके लिए सरकार ने अभी यहाँ पर क्या मिशन लिया है, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, जिसका आउटले होने वाला है 15,000 करोड़। काफी ज्यादा अमाउंट है अपने आप में, जो सिर्फ इन पीवीटीजीज की मदद के लिए बनाया जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो इनमें जो या बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज चाहिए होती है ना, जैसे हाउसिंग के लिए हो गया, सैनिटेशन के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है उसके लिए होगा। बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज आगे आने वाले समय के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। प्लस आने वाले 3 सालों में जो हमारी केंद्र सरकार है वो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए एक स्कूल का मॉडल तैयार करी। क्या नाम है उसका? एकलव्य मॉडल आवास। ठीक है, एकलव्य स्कूल मॉडल यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, जिसमें करीब 3.5 लाख स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाएगा और करीब करीब 40,000 टीचर्स को सपोर्ट किया जाएगा, रिक्रूट भी किया जाएगा ताकि टीचर्स वहां पे जाके पढ़ाएं और इतने सारे बच्चों को यहाँ पर फायदा हो उस पूरी चीज का। समझ गया ना बात को। तो ये सब किसके लिए? ट्राइबल पीपल के लिए है। अब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में आपको बता दूं तो वो बहुत सारे हैं। ट्राइबल ग्रुप में ही कुछ पर्टिकुलर ज्यादा वल्नरेबल हो जाना उन्हें कहते हैं। यहाँ पे 1975 में इस टर्म को निकाला गया था, एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई थी और उसमें जो है उस समय 52 ग्रुप्स को ऐड किया गया था और आज के समय में टोटल 75 पीवीटीजीज हो चुके हैं, जो भारत की 17 स्टेट और एक यूटी कौन सी है? अंडमान निकोबार। सेंटिनलीज लोग हैं या इस तरीके के ज्यादा जो है ना पीपल, वो इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज कहाँ रहते हैं? ओडिशा में। क्या क्राइटेरिया निकाला है यहाँ पर? ये एक कमीशन थी जिसका नाम है भूरिया कमीशन। भूरिया कमीशन ने इस टॉपिक को यहाँ पे निकाला है, जिसमें यह क्या बोला गया कि उनमें जो एग्रीकल्चर भी होती है ना, वो भी ऐसी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल भी आज के टाइम की है ही नहीं, और लिटरेसी लेवल उनका बहुत ज्यादा लो है। प्लस वहां पे इकोनॉमिक लेवल पे बैकवर्डनेस है और पॉपुलेशन जो है उनकी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है या फिर स्थिर होती जा रही है, क्योंकि वहां पर सुविधाएं अवेलेबल उनके पास नहीं है। समझ रहे हो? तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उसको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ हु हैज द पावर टू डिक्लेयर? प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट हैज दिस पावर। तो अब इनके लिए स्कीम यहाँ पर आई है, इसको याद रखिएगा। रीचिंग द लास्ट माइल, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। यूनियन बजट 2023-24 में स्कीम को लाया गया है कि कोई भी पीछे ना हटे, हर एक को इंक्लूड किया जाए। G20, आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल, इसी में पूरे में इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को लेकर के आया गया है।
जिसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है कि क्या इंप्रूवमेंट करनी है, पीवीटीजीज की जो कैटेगरी है उसको हमें इम्प्रूव करना है। जो आज के टाइम पे पीवीटीजीज का जो स्टेटस है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया। समझ गए ना बात को? जिसमें उनको क्या दिया जाएगा आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी जो भी कर्नाटका के रीजन में है, इतने सारे टीचर्स को यहाँ पे दिया जाएगा और उनको साथ ही साथ 1 साल के लिए फ्री फूड भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, फ्री फूड अवेलेबल होगा, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी इस पूरी में। ठीक है ना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा जरूर, इसको स्टडी करिएगा सब लोग। जो मैंने बताया इससे बाहर नहीं पढ़ना आपको। मैंने जो बता दिया पीवीटीजीएस में यही लिखना है आपको। आपने क्या नोट्स बनाए आप हाईलाइट करो अपने नोट्स में, लिखो, मैं बता रही हूँ वो लिखो आप लोग। आप ये लिखिए पीवीटीजीएस फुल फॉर्म लिखो, लिखो 1975 भूरिया कमीशन, 4 क्राइटेरिया लिखो, कितनी स्टेट्स में है 17, 1 यूटी बताया मैंने, 1 यूटी कौन सी, अंडमान, और टोटल कितने हो गए 75, ये लिखो। फिर नेक्स्ट लिखो ओडिशा हैज द हाईएस्ट नंबर, उसके बाद कहां पर नहीं है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में एसटी बहुत कम रहते हैं, पंजाब में तो एसटी नहीं है, तो पीवीटीजीस कहाँ से निकालेंगे, है ना? ये लिखो और लिखो इन दिस बजट, आज के बजट में देयर हैज बीन अ स्कीम रिलेटेड टू पीवीटीजीस, पीवीटीजी से जुड़ी हुई एक स्कीम यहाँ पे लाई गई है और आप वो स्कीम के बारे में लिखो। ये वाला लिखो पॉइंट, एकलव्य मॉडल, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, फ्री फूड ग्रेड्स, ये सब पॉइंट्स लिखने हैं, बस खत्म कर दो टॉपिक वहां पर। तो ये वाला जो पूरा है, ये आपको मैंने जो बताया है, ये आपके एग्जाम में प्रीलिम्स का जो पेपर है, एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर जो आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। समझ गए सब लोग बात को? ऐसे बनाने हैं आपने नोट, और कुछ भी नहीं है। कोई मुश्किल लगा सब किसी को? समझ में आ गया ना कि कैसे बनाने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए, नोट करते जाओ, लिखते जाइए, बस इतना ही करना है इसके अंदर। इसमें और कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, कोई और कुछ भी, इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, चलो सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। अब क्या है यूनाइटेड नेशन, आप लोग जानते हैं अभी, ठीक है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पर, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ने बोला है कि हमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो पहली बार जो यूनाइटेड नेशन की महासभा के सदस्य हैं या जनरल असेंबली के सदस्य हैं, वो यहाँ पर इसके लिए प्रस्ताव पारित करने आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, यहाँ पे समझो। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तब कौन आया एग्जिस्टेंस में, यूनाइटेड नेशन। कौन सी डेट को, लिखो भाई, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को ये एग्जिस्टेंस में आ गया। और फिर क्या हुआ, इसने अपना काम शुरू किया कि भाई जितनी भी कंट्रीज जिसमें प्रॉब्लम चल रही है उसको हमें सपोर्ट करना है, सबको टेरिटरीज में गवर्न करके देना है। चलो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे पार्ट्स बनाए गए, इनके बनाए गए हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जिसमें से पहला और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें 193 कंट्रीज है। जनरल असेंबली सारी कंट्रीज आती, मिलकर के डिस्कशन करती है, बैठती हैं, सिंपल मेजोरिटी से अपना सॉल्यूशन फाइंड करती है। लेकिन एक ऐसे ही काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल 10 मेंबर्स होते हैं। इस 10 में क्या डिवीजन है, 5 तो है परमानेंट और सॉरी 15 है, सॉरी सॉरी मैं यहाँ 15 लिखना चाह रही थी। 15 मेंबर है जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 क्या है, नॉन परमानेंट। ठीक है, 5 परमानेंट कौन कौन से हैं, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस, ये पांचों परमानेंट है। अब ये पांचों क्रिएट किए गए थे जब ये बना था, यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में। अब आप सोचिए 1945 में बना था, क्या अब इसमें चेंज नहीं आना चाहिए? अब जरूरत नहीं है कि इसको चेंज करें, उस समय बना था,
अब तो 45 के अलावा कितने साल और बीत चुके हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ चुके हैं। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ना कि अब इसमें कुछ चेंज कर दो। तो यही इसी चेंज के लिए बात की जा रही है कि भाई जो परमानेंट मेंबर्स यहाँ पे बनाए गए हैं ये 5, ये ऐतिहासिक रूप से उत्साही नहीं थे, किंतु सहमत इस बात से कि अब यहाँ पे सुरक्षा परिषद में बदलाव लाने के लिए आवश्यकता है। भारत भी चाहता है कि इस पूरे में हम अब इसमें किसी में भी नहीं है। पहले हम 10 में थे, अभी हम जो है 2 बार इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो अब इसमें शामिल नहीं है। भारत चाहता है कि P5 में शामिल हो जाए, और P5 में शामिल होना बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी भारत के लिए। हमें वीटो पावर मिलेगी, पूरे वर्ल्ड के डिसीजंस लेने में एक से रहेगा भारत का। तो ये कोशिश है यहाँ पर, है ना। जियो पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो कोई चेंज ही नहीं आया है। अभी फिर क्या हुआ, पहले इसमें 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐड कर दिया गया बस। और यूनाइटेड नेशन में आप देखो 113 से 193 कंट्रीज हो गई, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जरूरत है ना कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी चेंज किया जाए। यूरोप को ज्यादा ही दे दिया है, यूके भी आ गया है, छोटा सा यूरोप है लेकिन यूके भी है, फ्रांस भी है। और अफ्रीका और साउथ अमेरिका तो है ही नहीं ना भाई। अफ्रीका की एक कंट्री नहीं, साउथ अमेरिका की एक कंट्री नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं बनती है। जबकि एशिया इतना बड़ा है, आपने रशिया और चाइना को कर दिया। वेयर इज इंडिया, वेयर इज जापान, ये भी तो इंक्लूड होने चाहिए ना। वेयर इज ब्राजील, वेयर इज साउथ अफ्रीका, तो ये भी तो कंट्रीज डिजर्व करते हैं ना आना। सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज का क्यों डोमिनेशन है? यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसकी बात है कि ऐसा क्यों। तो इसमें अभी तक कोई सुधार करने की कोशिश ही नहीं की गई है। तो अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है कि इसको चेंजेस करने चाहिए। क्या क्या चेंज आ सकते हैं यूनाइटेड नेशन? पहली चीज तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चेंज किया जाए, जिसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। नए सदस्यों को जो भी ऐड किए जाते हैं उसमें डिसाइड किया जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करना चाहिए। और जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं जो मैं आपको बताएंगे अभी कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका, इनको वीटो पावर है। तो वीटो पावर जो है यहाँ पर, ये इन्हीं की पावर यहाँ पे चल रही है। 77 ईयर्स के बाद भी वीटो का अस्तित्व और उपयोग पर काफी बहस भी चल रही है। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल जो भी काम करती है उसमें जितना भी वर्क होता है उसमें आज भी ट्रांसपेरेंसी बहुत गायब है। व्हाट इज एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी, क्या होना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, नथिंग इज देयर जो एक्सप्लेन कर सके इस चीज को। सो इस चीज की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इंडिया तो मैंने आपको बताया ही है कि इंडिया क्लेम करता है कि हमें यहाँ पे जाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं पूरे वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन अकेली इंडिया में है। टॉप करते हैं हम लोग इसमें, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं हम लोग, यूके और फ्रांस को ओवरटेक करके आ चुके हैं हम। जीडीपी में हम टॉप पे आते हैं, टॉप 3 में आते हैं। न्यूक्लियर पावर हमारे पास इतनी है, 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंड करते हैं। पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा इंडिया का योगदान है, याद रखिएगा। 44 मिशन हो चुके हैं, 1,80,000 ट्रूप्स हमारे जा चुके हैं। पीस कीपिंग में इंडिया टॉप करता है। और यूएन में जो हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें भी वी आर वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। साथ ही साथ हम लोग क्लाइमेट चेंज में, ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन की मात्रा कम होती जा रही है, आतंकवाद के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट, ग्लोबल ऑर्डर के अगेंस्ट, कितनी सारी चीजों पर आवाज उठा चुके हैं। तो क्या इंडिया डिजर्व नहीं करता कि सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सेदारी मिले उसको? नहीं डिजर्व करते क्या हम? बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आपको मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से इंडिया डिजर्व्स टू बी देयर, राइट। सो यही बात चल रही है कि हमें यूएन के परमानेंट में P5 में जाना है, लेकिन चाइना वही है, चाइना वीटो पावर लगा देता है उस चीज पर। तो ये एक काफी बड़ा इशू है, और प्रेजेंट सिनारियो में भी यही चल रहा है कि किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। एम आई क्लियर टू यू ऑल? क्लियर हो गया सबको यहाँ तक बात? ठीक है, इस तरीके से। तो कंक्लूजन यही है कि अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वी ऑल नो, बट ओवरकम करके उसको आगे बढ़ने की कोशिश इंडिया की हमेशा से रही है। इंडिया की पहचान है कि हम चैलेंजेस को ओवरकम करके हमेशा आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये इंडिया की पहचान रही है हमेशा से। तो बस वही कोशिश करके इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। राइट एवरीवन, एम आई क्लियर टू यू? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। अभी इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में जो फलस्तीन के हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि इजराइल के जो सैनिक है उन्होंने वेस्ट बैंक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। देखो, जब से ओटोमन एम्पायर, जो ओटोमन एम्पायर टर्की और पूरे मिडल ईस्ट में रूल किया करता था, वो एम्पायर जब से यहाँ पर तहस नहस हुआ है, जब से वो धीरे धीरे करके डाउनफॉल में गया है वो एम्पायर, तब से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जो है
पूरा का पूरा ब्रिटेन और फ्रांस में फलस्तीन का जो एरिया है वो ब्रिटेन के पास आ गया था स्काई पिकॉट अग्रीमेंट के तहत। फिर यहाँ पर ब्रिटिश काफी सिंपैथेटिक थे कि भाई ज्यूइश के लिए एक अलग से लैंड बना दिया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर पूरे यूरोप में जितने भी ज्यूज थे उनका इमिग्रेशन अलाउ किया। तो जैसे जैसे फारसी रेजाइम्स और ज्यादा आने लगे, धीरे धीरे यूरोप में उनकी पावर बढ़ने लगी, तो जो ज्यूस के ऊपर उत्पीड़न था वो बढ़ने लगा। इसलिए ज्यूस लोगों का फलस्तीन में बहुत ज्यादा, आप कह लो कि शोषण बढ़ने लगा, तो वो काफी ज्यादा उनकी जो यहूदियों की पॉपुलेशन थी वो भी वहां पे बढ़ने लगी। और यहूदियों को उनके धर्म के नाम पर यूरोप में काफी उत्पीड़न किया जाता था, जिसकी वजह से वो उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने क्या यहाँ पर बोला कि हमें एक अलग से ही यहाँ पे एक अलग से अपना राज्य स्थापित करना है। और इस आंदोलन का नाम था जियोनी आंदोलन, जियोनिस्ट आंदोलन। इसका मेन यहाँ पे था कि भाई हमें फलस्तीन जो है, हमें हमारा एक अपना पुराना हमेशा से एक पैतृक मातृभूमि टाइप रहा है, तो हमें वो अलग से चाहिए। ठीक है। इसलिए जो जितने भी जूइस थे, यहूदी थे, वो फलस्तीन के एरिया में बसने लगे धीरे धीरे आकर के। और फिर यहाँ पे जब ये जूइस ज्यादा आने लगे, तो वहां के जो लोकल अरब थे उन्होंने इसके पीछे जो है वो बात करनी शुरू कर दी, वायलेशन शुरू कर दी। इसके पीछे उन्होंने अब अपना क्या कहला आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब वो आंदोलन यहाँ पे हुआ जिसकी वजह से काफी ज्यादा जनहानि भी देखने को मिलती है। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, क्राइसिस और ज्यादा होने लगता है, तो यूरोप से हॉलोकॉस्ट में बचे लोग जो है वो यहूदियों और फिलिस्तीन के रीजन में आने लग गए। तो इस तरीके से यहाँ पर इजराइल जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यहाँ पर ब्रिटिश ने ये सब सोच ही लिया था कि भाई एरिया जो है ज्यूज के लिए एक अलग से एरिया बनाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यूनाइटेड नेशन तक यहाँ पर बात कर दी। तो उन्होंने डिसाइड किया यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कि फलस्तीन जो है ना वो तीन पार्ट में डिवाइड करो, एक अरब, एक जूइश और एक जेरूसलम। ठीक है। जूइश जो पीपल थे उन्होंने इस चीज को माना, यहूदी लोगों ने इस चीज को मान लिया कि ठीक है भाई उनको यहाँ पर एक अलग से लैंड मिल रहा है जूइश होमलैंड के नाम से। लेकिन अरब लीडर्स ने इस चीज को मानने से मना कर दिया, उन्होंने पार्टीशन करने से मना कर दिया। इसीलिए वहां पर जो है 1948 में अरब और इसराइल का वॉर होता है। ठीक है। जब इसराइल की बात करी जाती है 1948 में, जो अरब लीग है वो फलस्तीन के बिहाफ पर यहाँ पे आती है और इस चीज के लिए मना कर देती है, और लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद एक सीज फायर अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया जाता है कि इसराइल जो है वो यहाँ पर अपना एरिया लेगी, जॉर्डन का एरिया, वेस्ट बैंक, इजिप्ट का गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट जो है वो गाजा स्ट्रिप पे ले लेती है। इसराइल इसमें जीतता है, और इसकी वजह से जो अरब है, इस पूरे युद्ध की वजह से जो फलस्तीन से अरब का बड़ा पैमाने पर पलायन होता है, और यहाँ से फिर एक अब दोबारा से एक नई चीज शुरू हो जाती है। तो ये पूरी स्टोरी है इसराइल फलस्तीन, जो अभी बॉर्डर का इश्यूज यहाँ पे चल रहे होते हैं उसी के तहत। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आज के समय पे जूइश लैंड है, और जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो वो फलस्तीनियन लैंड है, फलस्तीन लैंड के नाम से ये जाना जाता है। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा हमेशा ही न्यूज में रहा ही है कि फलस्तीन, इसराइल, इस तरीके से ये चीजें न्यूज में रही। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे। थोड़ा सा मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बता दूं, और बाकी मैं आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर डिटेल्ड वीडियो 1 या 2 दिन में अवेलेबल करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बातें आई हैं। बाकी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल है, वहां पे मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर टॉप क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि अभी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो काफी मतलब मेहनत से बनाई है मैंने, क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के। तो सब लोग उसको जरूर देखिएगा, आपको वहां पे पूरा मिल ही जाएंगी, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। तो देखिए, पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में किया गया था, जब हम आजाद हुए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूरा यहाँ पर करवाया था। पहले जो है वो क्या होता था कि इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही आता था, लेकिन बाद में दोनों को अलग कर दिया गया 1963 में, और 1964 में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे अलग से प्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद से हमेशा ऐसे ही चलता आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में पूरी करंट सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, पार्ट बी में
जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी बताया जाता है। ठीक है, और इस बार दोनों को एक साथ मिला करके पूरा इकोनॉमिक सर्वे एक साथ प्रेजेंट कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो यहाँ पर इसको प्रस्तुत करती है। ठीक है, वो यहाँ पे प्रिपेयर करती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उनके बिहाफ पे कौन प्रिपेयर करते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इस साल के कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? चीफ है कौन? अनंथा नागेश्वरम। नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन का नाम आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पर्सन है जिन जो कि आपके लिए पूछे जा सकते हैं, लाइक पता होना चाहिए आपको कि कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फिर इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे अलग से प्रेजेंट किया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये अनंथा नागेश्वरम ने यहाँ पे किया है। ये आपको बताता है कि भाई पूरे साल हम लोगों ने क्या अचीव करा है अपने इकोनॉमिक सर्वे के रिस्पेक्ट में। हमने जितना भी सोचा था कि भाई हमारा कृषि का क्षेत्र, हमारा सेवा का क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, सार्वजनिक ऋण, राजकोष, पूरा जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है हर एक सेक्टर की, जो हमारी पास्ट सेक्टर में क्या क्या परफॉर्मेंस रही, लेकिन हर हम जैसे हम कहें कि गेहूं है, गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, कितना एमएमटी जो है वो गेहूं का उत्पादन किया गया, उसमें और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या किया जा सकता है, हर एक एस्पेक्ट उसके अंदर बताया जाता है। सारे के सारे चैलेंजेस, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करके ये बताया जाता है। और इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति जाने, हर एक व्यक्ति को ये पता रहे कि अपने यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, हमारा पिछले साल कितना प्रोडक्शन रहा, इस साल हमारा कितना प्रोडक्शन रहा। तो कैसे हम जाने इन चीजों को? कैसे जानोगे आप इन चीजों को? तो ये जानने का तरीका ही यही होता है कि हम इसमें इसी प्रकार से जान सकते हैं कि जो जो हमारा अभी तक पिछले साल हम लोगों ने इम्पोर्टेंटली देखा है, वो सब हमें यहाँ पर मिलता जाता है, हमें पता चलता जाता है कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब आपको जानने के लिए सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो हमें भी पता होगा ना कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ पे लगा है, कितना अमाउंट में लगा है, कितना इंपॉर्टेंट उसका रेलिवेंस है, सारी चीजें हमें भी पता होनी जरूरी है। तो उसी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर क्या चेक करा है, उसी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें जानने की कोशिश करी है। तो यही है पूरा, हम लोगों ने यही सब जानने की कोशिश करी है, और उसी के लिए हमने यहाँ पर ये स्टेप लिया है। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हम लोगों ने ये सब फेलियर सक्सेस क्या है ये सब जानने की कोशिश करी। और गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की भी प्रॉपर एनालिसिस हो जाती है, क्योंकि उसके अगले दिन बजट आ जाता है, वो ये बताता है कि भाई आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, जो बजट होता है वो एक भविष्य के लिए बात करता है, जबकि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछले एक साल में जो क्या प्रदर्शन रहा है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का एक स्नैपशॉट आप देख सकते हैं, वैसे मैं पूरा ये करवाने वाली हूँ आप लोगों को, तो उस वीडियो को प्रॉपरली करिएगा, मैं आपको उसमें से कुछ भी नहीं छुड़वाने वाली। ठीक है, वो मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ, सो उसको आप लोग पूरा अपना देखिएगा, उसमें आप लोग कुछ नहीं छोड़िएगा। ठीक है ना, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं पूरा आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। नेक्स्ट, नोरोवायरस। ये एक केस है जो कि केरला में डिटेक्ट हुआ है। क्या है ये वायरस? ये एक ऐसा वायरस है जो कि लो टेम्परेचर में भी रहता है और विंटर्स में बहुत निकल के आता है, तभी इसको कई बार क्या कहते हैं, विंटर वॉमिटिंग डिजीज। ऐसा जो कि शीतकालीन में उल्टी करता है या फिर लेकर के आता है, ऐसा नहीं कि पहली बार, ना ना, ये तो बहुत पुराना है, आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा। आप लोगों में से जो स्टूडेंट इसको पहली बार मतलब पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं तो उनको जरूर पता होगा कि अभी का नया वायरस नाम नहीं है, ये पुराना वायरस है। 50 सालों से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, मतलब 50 सालों से सुनते आ रहे हैं का मतलब कि सुनते आ रहे हैं काफी ज्यादा। और जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होता है, जो हमारे स्टमक के इश्यूज होते हैं, उसमें ये वन ऑफ द टॉप एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का माना जाता रहा है। तो ये पूरा जो हमारा एक इशू है, ये इशू इसी की वजह से आता है, नोरोवायरस डिजीज की वजह से। क्या होता है ना कि अगर आपने कुछ कंटामिनेटेड फूड या वाटर, आपने कोई दूषित जल या कुछ ऐसा खा लिया है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी वजह से ये डिजीज निकल के आता है नोरोवायरस के नाम से। ठीक है,
और वही है कि जो अब ये जो पूरा है ये डिजीज ये कैसे फैल सकता है, ये आप कुछ भी गलत खा लो, किसी को गलत टच कर लो, या फिर कुछ आप जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टच में आ जाओ। वायरस है ना, तो जो कम्युनिकेबल तो है ही है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके स्टमक में जो है क्या होने लगती है, पेट या आंत में सूजन जो है वो काफी ज्यादा आने लगती है, जिसकी वजह से आपको डायरिया, वॉमिटिंग, नौशिया, स्टमक एक, ये सब बहुत कॉमन हो जाते हैं। उसी के साथ ये सब कुछ होगा तो फीवर, हेडेक काफी रहता है। और ज्यादातर ये बच्चों को और बड़े बुजुर्ग है ना उनको ही यहाँ पर जो है वो ये किल करता है, या फिर उनको ही सीधा अफेक्ट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये एक नया वायरस है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी तक अगर एस्टिमेशन लगाया जाए तो पूरे साल, एक साल में पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इससे होती है। और ज्यादातर इसमें जो है बच्चों की, 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 उम्र से ज्यादा के जो लोग होते हैं उनमें इस चीज को ज्यादा देखा जाता है। 2022 की एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग भी बोला गया है, ज्यादातर ये जो हाई इनकम वाली कंट्रीज होती है ना वहां पे देखा जाता है, जिसमें 40% केसेस जो है वो मतलब रोज सेम खाना खा रहे हैं और उस तरीके की चीजें है ना, वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक काफी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं ये बोलूंगी सीधा आपको कि दिस इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम में नोरो वायरस से ये तो नहीं पूछेगा कि कहाँ पे केस डिटेक्ट हुआ है, बट यस ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या ये किसको अफेक्ट करता है। ये एक फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि ये जो पूरा एक इन्फेक्शन है, वायरस है, ये अफेक्ट किसको करता है। ठीक है। तो ज्यादातर ये जो है ना आपको स्कूल्स, हॉस्टल्स, जो खाना वगैरह वहां पे मिलता है ना वहां पे है। इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, आई वोंट से कि इंडिया में बहुत कॉमनली मिल जाता है, लेकिन हाँ ये है, एक डिजीज है ये वाला। ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी सरवाइव करता है। और अगर आप खाने को उबाल भी दो, कि हम कहते हैं ना बॉईल कर दो खाने को, ठीक है, स्टीम कर दो फूड को, बॉईल कर दो पानी को, ये डिजीज उसमें वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं। हम यही पढ़ते आए हैं ना हमेशा से साइंस के अंदर। इसमें है ऐसी चीज कि बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हैं, पर सिर्फ ऐसा करने से भी डिजीज मर जाएंगे कि ये पूरा वायरस किल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से डिजीज यहाँ पे किल हो जाएंगे। मतलब इतना तक ये ऐसा हार्मफुल है कि इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, या फिर आप वाटर में क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा डाल दें तो भी ये ठीक हो जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है इस पूरे में। समझ रहे हो बात को? अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सबको कि ऐसा भी इसमें है। तो यही है आपका पूरा नोरो वायरस, याद हो जाएगा ना सबको, मैंने बताया ही ऐसे कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए पूरी बात। चलिए लास्ट बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे वेटलैंड्स डे के ऊपर। वेटलैंड्स डे अभी जो है इंडिया में काफी न्यूज में हमेशा ही रहता है। 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड वेटलैंड्स डे जो है क्या चीज, जो वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन करना। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक डे निकाला जाता है। कब आता है? 2 फरवरी को। हुआ क्या था एक्चुअली में कि एक पर्टिकुलर डेट है, 2 फरवरी 1971। तो उस पर्टिकुलर डेट को पूरे वर्ल्ड के लीडर्स, एक जगह है जिसका नाम है रामसर, कहाँ पे है? ईरान में। सब लोग इकट्ठा होते हैं साइट पर, ये रामसर की सिटी है वहां की, वहां पे इकट्ठा होते हैं क्या डिस्कस करने के लिए कि हम वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे। और मैं आपको बता दूं वेटलैंड्स हमारे पास टोटल 75 है। और अगर आप में से, मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो 75 है वेटलैंड्स और 40 क्या है? 40 यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स है। 40 है यूनेस्को की, जबकि वेटलैंड्स कितने हैं? 75 है। ठीक है ना? तो मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज की कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आजादी के 75 साल हुए हैं, मतलब हमारा आजादी का अमृत काल चल रहा है, आजाद हुए हमें 75 ईयर्स हो चुके हैं। उसी रिस्पेक्ट में टोटल इंडिया के अंदर 75 रामसर साइट्स हैं जो कि हाईएस्ट हो चुकी है पूरे साउथ एशिया में, सबसे ज्यादा इंडिया में है। समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट? अब तो पढ़ो भी यहाँ पर फटाफट से। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर पूरा 1971 के ईरान ईरान के शहर रामसर में हुआ था। ट्रीटी 75 में लागू हुई थी, पर ये जो कन्वेंशन, पूरा मीटिंग मीटिंग जो होती है ना, वो 71 में ही हो गई थी।
फिर उसके बाद ये क्या बताता है कि भाई हम कैसे वेटलैंड्स को कंजर्व करके रख सकते हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज करना सीख सकते हैं। जितने भी यूएन के मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 193 कंट्रीज बताया था ना आज की क्लास में बताया। तो 193 कंट्रीज में काफी सारी कंट्रीज यहाँ पे जुड़ गई हैं और कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज बन गई हैं, जो कि क्या करने वाली है, अपने एरिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं अपने अपने देश के अंदर, हर कोई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने वाला है। तो यहाँ पर हर कोई अपने अपनी जगह पर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे स्टेप्स लेगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करना है वो सारे स्टेप्स यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे, लिए जाएंगे कि हमें प्रोटेक्शन हम पूरे एरिया की कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स के एरिया की, तो वेटलैंड्स का जो पूरा एरिया है इसकी प्रोटेक्शन के ऊपर बात की जाती है इसके अंदर, इसको भी आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो 2400 से ज्यादा रामसर साइट है, जिसमें अकेले इंडिया के अंदर 75 है। सबसे ज्यादा एरिया किसका है, मेक्सिको का है। इस बार की वेटलैंड की थीम क्या थी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अभी मतलब वेटलैंड को रिस्टोर करने का हमारे पास टाइम है और हमें करना ही है रिस्टोर। तो ये है आज की थीम। 90% से ज्यादा जो वेटलैंड्स है वो काफी ज्यादा डिग्रेड, मतलब बहुत ज्यादा खराब होते गए हैं, और बहुत ज्यादा हम इनको लूज कभी करते जा रहे हैं। तो अभी इसका प्रोटेक्शन का हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वेटलैंड जो है ना वो लोगों के लिए प्लस हमारी जो फ्लोरा फौना है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स भी आती है यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते हैं, स्टोर कार्बन को स्टोर करते हैं, और जो रिवर्स में जितने भी यहाँ पर दूषित पदार्थ आते हैं उसको हटाने की कोशिश करते हैं, फ्लड को हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में। सुंदरबंस में बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह का जो रीजन है पूरा बे ऑफ बंगाल की साइड, उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं ये लोग, लोग नहीं मतलब एरिया। और ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उसकी जो खराबी हो जाती है उसको भी ठीक करने में मदद करते हैं। फूड भी, मेडिकेशन भी, काफी सप्लाईज मिलती है, टूरिज्म बढ़ता है, फिशिंग का सोर्स है यहाँ पर ये। लोग यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, वहां पे बहुत सी बर्ड्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बर्ड्स आती हैं बाहर की कंट्री से, रशिया साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं जो कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाती हैं। प्लस हमारी इकोनॉमी के अंदर 47 ट्रिलियन का यहाँ पर ये सर्व भी करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस वही है ना कि इसको कंजर्व करने के लिए स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा है, पर उतने ज्यादा अमाउंट में कंजर्व नहीं की जा रही। भारत में 75 है, मैक्सिमम कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम कहाँ है, तमिलनाडु। यहाँ पे पढ़ो सब लोग। वेटलैंड्स हमारे इंडिया के साथ काफी ज्यादा कंजर्वेशन में है। लोकटक लेक काफी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की, ये याद रखिएगा, लोकटक लेक मणिपुर की। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, मीठे पानी की लेक है, कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स और सिक्किम मिलाकर के। वहां पे इसको क्या कहते हैं, ईमा कहते हैं, तभी ईमा, ईमा का मतलब मदर कहते हैं। जबकि जो सिक्किम में एक लेक है खिचोल परी लेक, उसको वहां पर विश फुलफिलिंग लेक, इच्छा पूर्ति झील के नाम से भी जाना जाता है। देख लो ना सिग्निफिकेंस लोग कितना मानते हैं। साथ ही साथ छठ का जो फेस्टिवल है वो भी यहीं पर इसीलिए वेटलैंड्स वगैरह में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस कश्मीर की डल लेक, ये भी वेटलैंड साइट है। कश्मीर डल लेक तो सर सबने ही सुना है, कोई गया हो या ना गया हो, वैसे मैं भी नहीं गई यहाँ पर कभी, लेकिन कभी गए हो या ना हो, पर सुना तो सबने हुआ, बहुत ही फेमस है ना डल लेक। तो डल लेक हो गया, खज्जर लेक हो गया, नैनीताल वेरी फेमस। ठीक है, तमिलनाडु में कोड़ाई कनल हो गया, ये सारी जो है काफी इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी है ना, मानते हो ना। तो वेटलैंड्स जो है उनका आपको रेफरेंस कहाँ मिलेगा, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलेगा, जहाँ पे क्या बोला है उन्होंने उसको, अनुपा। प्लीज इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन बनेगा अनुपा क्या चीज है, क्या डिनोट करने के लिए अनुपा वर्ड को यूज किया गया है। तो आंसर योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, चाणक्य का अर्थशास्त्र को अनुपा यहाँ पे कहा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ही इसको याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बाल मित्र के ऊपर। बाल मित्र जो है क्या चीज है, ये एक व्हाट्सएप का चैट बॉट है, जो कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए बनाया गया, ताकि पीपल और चाइल्ड राइट्स की जो है वो एक इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात करने के लिए बाल मित्र करके एक चैटबॉट जो है व्हाट्सएप द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब दिल्ली की कमीशन ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप के कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स में है, इसलिए ये मैंने वहां पे करंट अफेयर्स में कवर नहीं करवाया, तो मैंने आपको सीधा इसका क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया कि ये क्या चीज है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है।
ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि जब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं कवर कराती तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मतलब उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन के फॉर्म में ना याद रह जाता है स्टूडेंट्स को, तो एक फायदा मिलता है इस चीज का। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है, इसको कर लीजिएगा, इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आप नोट्स जो बना रहे हो उसमें लिखिए बाल मित्र और ऐसे करके लिखो व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च बाय दिस दिस, नाम लिख दो बस। किसके लिए? ह्यूमन राइट, चाइल्ड राइट्स के लिए। आपने अगर ये लिख दिया ना दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि इनसे तो चाइल्ड राइट की बात कर रहा है और किसकी बात करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फैमिली कोड्स के ऊपर। एक ये अलग सा टॉपिक दिया है मैंने, ये कोई करंट अफेयर में नहीं चल रहा, बट ये मैंने एक सिंपल ऐसी क्वेश्चन निकाल दिया फैमिली कोड्स पे। देखिए फैमिली कोड्स इंडिया में, ठीक है, फैमिली कोड्स 1984 में फैमिली कोड्स बनाए गए थे जो कि फैमिली अफेयर जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, कस्टडी होते हैं ना, यही यही होती है ना चीजें, फैमिली रिलेटेड फैमिली इश्यूज यही होते हैं। तो इनसे जुड़े हुए चीजों के ऊपर इसको जो है एक अपना काम करता है। नाम ही फैमिली है तो फैमिली से जुड़ी हुई चीजों को कंजर्व करने में हेल्प करेगा ना ये। तो फैमिली से जुड़ी हुई चीजों को के लिए यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर अगर फैमिली की इच्छा है तो यहाँ पर कैमरा के थ्रू भी प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से यहाँ पर जो है इसमें कितने लोग करीब करीब शामिल होते हैं, मतलब मर्जी होती है यहाँ पर कितने लोग शामिल हो सकते हैं। और जजेस भी यहाँ पर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। फैमिली कोर्ट सारी की सारी इंफॉर्मेशन ठीक लिखी है। आपके एग्जाम में सीधा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैमिली कोड्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो ये एक फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। आपसे सिर्फ मैंने यहाँ पर एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? आई होप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें। इसको कंप्लीट कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड वीडियो ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। आई विल बी गिविंग यू दैट इंफॉर्मेशन सून, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है भाई। इस तरीके से अपना कवर कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अपने पूरे नोट बना लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।